नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बीम विषय पर चर्चा करेंगे। बीम क्या होता है? इनका उपयोग मुख्य रूप से काव्य के अंतर्गत जो सौंदर्य बोध लिखा जाता है 11वीं 12वीं में, उसमें इनका उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं बीम में क्या है। विषय हमारा बीम। इसे सभी लोग इनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, बशर्ते इनके बीम नाम के आधार पर इनको नहीं जान पाते वो चीज़ अलग है, लेकिन सभी इस बीम के बारे में जानते हैं। बीम को हिंदी में कहा जाता है छाया। इसे तस्वीर, चित्र, प्रतिबिंब भी कहा जाता है। यानी बीम को हम कह सकते हैं, हिंदी में तो छाया कहेंगे, इसके अतिरिक्त इनको तस्वीर, चित्र, प्रतिबिंब भी कहा जाता है, जबकि अंग्रेजी में इनको इमेज कहते हैं। मोबाइल में जो हम लोग गैलरी में जाके देखते हैं इमेज, वही इमेज अंग्रेजी में बीम को इमेज कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना। मूर्त रूप प्रदान करना इनका अर्थ होता है इमेज का। बीम के बारे में आगे देखते हैं। बीम किसी पदार्थ का मानचित्र या मानसिक चित्र होता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में बीम को कविता का अनिवार्य अंग माना है। यानी बीम जो है एक प्रकार से हमारे मन में उत्पन्न होने वाले एक प्रकार से मानसी चित्र है, मानसी चित्र। और इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें मिला है वो है काव्य शास्त्री, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं उन लोगों के द्वारा इनका प्रयोग किया गया है। तो बोल सकते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में बीम कहाँ से आया? तो बोल सकते हैं कि ये जो है हमारे पाश्चात्य या स्वच्छंदतावादी कवियों की देन है हमारे हिंदी साहित्य को। आगे इनके प्रवर्तक के बारे में देखते हैं कि बीम विधान का या बीम का प्रवर्तक कौन है। तो इनका नाम है T.E. ह्यूम, जो एक अंग्रेजी कवि हैं, जिसे बीमवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो इनका प्रवर्तक कौन है? T.E. ह्यूम। अब इनसे रिलेटेड कुछ परिभाषा देख लेते हैं। पहला है ह्यूम के ही अनुसार, ह्यूम जी कहते हैं कि यदि कल्पना मूल शक्ति है तो उस शक्ति का मुख्य कार्य बीम विधान है। यानी यदि हम कल्पना कर सकते हैं, कल्पना करने की हमारे यहाँ मूल शक्ति है, तो उस शक्ति का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? बीम विधान होना चाहिए, ऐसे ह्यूम ने कहा। दूसरा है काल्ड्रिच के अनुसार, बीम शब्दों द्वारा निर्मित एकेंद्रिक चित्र है। बीम जो है शब्दों के द्वारा निर्मित एक क्या है? एकेंद्रिक चित्र है। यानी इंद्रियों के द्वारा चित्र उभरता है, वो चित्र है। तीसरा है हमारे पास केदारनाथ के अनुसार, बीम यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा है। यथार्थ यानी होता है वास्तविक, वास्तविक का एक सार्थक टुकड़ा के रूप में बीम को कहा है केदारनाथ ने। आगे देखते हैं, काव्य में उपमा या रूपक के द्वारा शब्द चित्र किया जाता है। जो उपमा अलंकार है, जो रूपक अलंकार है, इसमें शब्द चित्र किया जाता है, वो भी एक प्रकार से बिंब का ही रूप है। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा एक केंद्रीय अनुभव के आधार पर निर्मित होता है। यानी बिंब एक प्रकार से शब्द चित्र है जो कल्पना के माध्यम से या कल्पना के द्वारा एक केंद्रीय अनुभव द्वारा निर्मित होता है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि मनुष्य की जो 5 ज्ञानेंद्रिय है वो क्या क्या है? पहला है आँख, दूसरा कान, तीसरा त्वचा, चौथा नाक और पांचवा जीभ। इन्हीं के द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। एक ज्ञानेंद्रिय है, हमको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान ये कराता है। आगे है बिंब की परिभाषा देख लेते हैं। बिंब की परिभाषा क्या है? काव्य में शब्दों के माध्यम से ऐसा वर्णन करना कि काल्पनिक रूप से कोई दृश्य देख सके,
काल्पनिक रूप से कोई दृश्य देख सकें, किसी वस्तु की ध्वनि हम सुन सके, गंध सूंघ सके, स्वाद का अनुभव कर सके या अनुभव से स्पर्श का आभास कर सके तो उसे बिंब कहते हैं। यहाँ पे 5 चीज़ों को घेरा कि इसके माध्यम से हम काल्पनिक रूप से क्या कर सकते हैं, दृश्य कर सकते हैं यानी देख सकते हैं, ध्वनि कर सकते हैं यानी सुन सकते हैं, इनका संबंध कान से हुआ, गंध यानी नाक से हुआ, उसके बाद स्वाद यानी जीभ से हुआ और स्पर्श यानी त्वचा। यहाँ पे मानव के 5 ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करके इनका सूत्र बनाया गया है। बीम के कुछ तत्वों के बारे में देखते हैं। पहला है कल्पना, कल्पना के माध्यम से बीम का निर्माण होता है। और भाव, दूसरा है भाव, भाव वही है जो बीम को उकेरने का काम करता है, बीम को उत्पन्न करने का काम करता है। उसके बाद है एकेंद्रियता, एकेंद्रियता यानी इंद्रियों पर आधारित रहेगा ये। उनके बाद देखते हैं गुण, बीम के कुछ महत्वपूर्ण गुण। पहला है काव्य अनुकूलता, यानी बीम जो है ऐसा चित्रित होना चाहिए जो काव्य के अनुकूल हो। दूसरा है संप्रेषणीयता, अर्थात संप्रेषण करने की क्षमता उनके अंदर होना चाहिए। तीसरा सजीवता, यानी बीम का प्रयोग ऐसे किया जाना चाहिए कि वो सजीव लगे। तीसरा बीम का प्रयोग जो है नवीनता और ताजगी पूर्ण होना चाहिए, यानी नवीन और ताज़ा ताज़ा बीम का यूज़ किया जाना चाहिए। पांचवा है भाव उद्वेलन क्षमता, यानी मनुष्य के अंदर जो भाव है उनको उघेर कर सामने लाने का उसमें क्षमता होनी चाहिए। छठवां है भाव का मूर्तिकरण, मानव के मस्तिष्क के अंदर, मन के अंदर जो भाव होता है उसको मूर्त रूप प्रदान करने का काम बीम करता है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार से बीम के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। पहला आधार है इनका एकेंद्रिता के आधार पर, दूसरा सजग कल्पना के आधार पर, तीसरा प्रेरक अनुभूति के आधार पर, चौथा काव्यार्थ दृष्टि के आधार पर और पांचवा काव्य दृष्टिपरक बिंब दृष्टि के आधार पर। इनका उपयोग हम नहीं करेंगे, हमारे पास केवल और केवल इसी का उपयोग होगा, इसलिए मैं केवल इसी को मैं ध्यान केंद्रित करके आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। एकेंद्रिता के आधार पर 5 प्रकार होते हैं। पहला है दृश्य या चाक्षुष बीम कहते हैं। दूसरा है श्रव्य बीम जिसे नाद बीम भी कहते हैं। तीसरा है स्पर्श बीम, चौथा है गंध बीम और पांचवा है स्वाद बीम। इसी को थोड़ा थोड़ा डिटेल करके अपन देखेंगे। इसमें याद रखेंगे अपन बीम के जो प्रकार हैं इनका आधार क्या है, अभी जो बताया आपको एकेंद्रिता के आधार पर बीम के 5 प्रकार होते हैं। पहला है दृश्य बीम, इसको इस टाइप से देखने का प्रयास करेंगे। पहले बीम का नाम, उसके बाद उस बीम का संबंध किससे है और उनका आभास हम कैसे प्राप्त करते हैं। पहले बीम का नाम हो गया क्या, दृश्य बीम, जिसे चाक्षुष बीम भी कहते हैं। चाक्षुष यानी होता है नेत्र, तो यहाँ पे इसका संबंध जो है नेत्र और आँख से होगा और हमें आभास चित्र के माध्यम से होगा। दूसरा है श्रव्य बीम जिसे नाद बीम भी कहते हैं। इसका संबंध कान अर्थात कर्ण से, कर्ण के काम है क्या, ध्वनि या आवाज़ सुनना। तीसरा है स्पर्श बीम, स्पर्श बीम का संबंध है त्वचा से, जैसे हमारी त्वचा को कोई स्पर्श करता है तो हमको आभास हो जाता है, तो इसका काम क्या है, आभास कैसे होता है, स्पर्श से, यानी कोमल है या कठोर है ये उसकी अनुभूति हमें होती है। चौथा है स्वाद बीम, इसका संबंध जो है जीभ अर्थात रसना से है। आभास कैसा होता है, स्वाद के माध्यम से, कोई भी चीज़ को हम अपने जीभ से स्पर्श करेंगे तो उनके स्वाद का पता चलता है। और पांचवा है घ्राण या घ्रांतव्य बीम भी कहते हैं। इसका संबंध नाक अर्थात नासिका से है और इसका आभास हमें गंध के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से एकेंद्रिता के आधार पे 5 प्रकार के बीम हुआ। पहला हमारे पास दृश्य बीम, दूसरा श्रव्य बीम, तीसरा स्पर्श बीम, चौथा स्वाद बीम और पांचवा घ्राण बीम। सबकी परिभाषा, पांचों की परिभाषा एक ही टाइप से हम देखने का प्रयास करेंगे। दृश्य बीम की परिभाषा जिसे चाक्षुष बीम भी कहते हैं, इसका संबंध यानी जो संबंध उधर बताए हैं उस संबंध को केयर करना है। उसके बाद उसका आभास कैसे होता है वो केयर करना है और बताना है उनकी परिभाषा। तो इसका संबंध नेत्रों से होता है। काव्य को पढ़कर या सुनकर मन या हृदय में वर्णित वस्तु का चित्र का आभास होता है
तो वहाँ दृश्य बीम होता है। यानी कहने का अर्थ क्या है, इसका संबंध तो नेत्र से होता है। यदि हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उस वर्णित वस्तु का एक प्रकार से चित्र का आभास होता है, तो वहाँ हमारे पास क्या होता है, दृश्य बीम होता है। सेम उसी प्रकार से आपके पास यहाँ पे जो नेत्र है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, कान, और यहाँ पे चित्र है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ध्वनि, और दृश्य बीम के स्थान पे क्या हो जाएगा, श्रव्य। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, इसका संबंध कान से होता है। काव्य को पढ़कर या सुनकर हमारे मन या मस्तिष्क में वर्णित वस्तु का ध्वनि का आभास होता है, वहाँ श्रव्य बीम, जिसे नाद बीम भी कहा जाता है। उसी प्रकार से इनको भी अपन केयर कर सकते हैं। इसका संबंध त्वचा से होता है। काव्य को पढ़कर या सुनकर मन या हृदय में वर्णित वस्तु का स्पर्श का आभास होता है, वहाँ स्पर्श बीम होता है। उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास स्वाद बीम के बारे में। इसका संबंध जीभ से होता है। काव्य को पढ़कर या सुनकर मन या हृदय में वर्णित वस्तु का जो स्वाद है उनका आभास होता है, उसे स्वाद बीम कहते हैं। इसी प्रकार से अपने पास एक घ्राण बीम के बारे में देख लेते हैं। इसका संबंध नाक से होता है। काव्य को पढ़कर या सुनकर मन में या हृदय में वर्णित वस्तु का गंध का आभास होता है, वहाँ घ्राण बीम होता है। इस प्रकार से एक ही में पूरे पांचों का परिभाषा हमारे पास समाहित हो गया। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, प्रत्येक बीम का एक या दो उदाहरण देखेंगे। हमारे पास पहला प्रकार है क्या, दृश्य बीम या चाक्षुष बीम कहते हैं। इनका उदाहरण है, देखते हैं, जिसमें हमारे पास दृश्य का आभास हो। उदाहरण नंबर है हमारे पास 1, प्रातः का नभ था नीला शंख जैसे। प्रातः का नभ था नीला शंख जैसे। जैसे ही प्रातःकाल के नभ को हम बता रहे हैं कि नीला शंख जैसे है, एक प्रकार से शंख का दृश्य हमारे नेत्रों में उभर आता है, शंख के दृश्य का हमें आभास होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कौन सा बीम होगा, दृश्य बीम होगा। उसके बाद है दूसरा है श्रव्य बीम, यानी हमको कोई चीज़ की आवाज़ सुनाई देना चाहिए। उदाहरण में देखते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग यानी एक वाद्य यंत्र है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, तो हमारे कानों में मृदंग की आवाज़ होने का आभास होगा, उनका नाद होगा हमारे कानों में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कौन सा, श्रव्य बीम। दूसरा उदाहरण है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। घंटी की आवाज़, अब घंटी बजाते हुए जोर जोर से बोल रहा है, यानी हमें एक प्रकार से आभास होगा घंटी की आवाज़ की। तीसरा है स्पर्श बीम, छतों को भी नरम बनाते हुए। छतों को नरम यानी कठोरता या नरमता, तो कठोर, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, नरम बनाते हुए, यानी हमारे पैरों के थ्रू छत की नरमता का आभास कराया जा रहा है। ठीक है, स्पर्श से पता चल रहा है। उदाहरण है, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। मुलायम बनाते हुए यानी स्पर्श का बोध होगा, यानी यहाँ पे भी हमारे पास स्पर्श बीम होगा। चौथा है स्वाद बीम, कुकुरमुत्ते की कहानी सुन जब बाहर से नवाब के मुंह में आया पानी। यानी कुकुरमुत्ता जिसे हम लोग फुटू कहते हैं, वो बनाया गया था। उनके स्वाद को सूंघकर जो नवाब थे उनके मुंह में पानी आया। मुंह में पानी कब आएगा, जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ खा रहा हो और उनको देखकर हमारे मुंह में एक प्रकार से या हमारे मन में लालच पैदा होता है, तो एक प्रकार से हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो वैसे ही नवाब के मुंह में पानी आया, यानी स्वाद के कारण यहाँ पे स्वाद बीम हो जाएगा। पांचवा है घ्राण बीम। उदाहरण देखते हैं, सौंधी सौंधी महक है मिट्टी की पहली फुहार से। सौंधी सौंधी महक है मिट्टी की पहली फुहार से। जैसे पानी गिरता है, पानी गिरने के बाद जब मिट्टी में पानी पड़ता है तो मिट्टी का सौंधी सौंधी सुगंध आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सौंधी सौंधी सुगंध जो आ रहा है, हमको किसके माध्यम से पता चल रहा है, नाक के माध्यम से उस सुगंध को हम सूंघ रहे हैं। उजली बालिका मालती गंधक डोरे डालती। यहाँ पे गंधक यानी गंध शब्द का आभास हो रहा है। तो गंधक डोरे यानी गंध हमें किनसे आभास होगा, नाक के माध्यम से गंध हम लेते हैं। यहाँ पे गंध शब्द बोल सकते हैं, या गंधक का जो गंध आता है उनको भी बोला जा सकता है। इस प्रकार से हम पूरा बीम के बारे में देख लिए।
विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये बीम के बारे में जो पढ़ाया हूँ समझ में आया होगा। इस बीम में आपको 11वीं 12वीं में केवल यही काम है कि जो कविता दी गई है उस कविता में आपको बीम को पहचाना। जैसे उस उदाहरण में दिया हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा बीम है, यही आपको जानना है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए बीम आपको अच्छे से समझ आया होगा तो इसके लिए आप चैनल को, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उनको लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए पुनः आप लोगों को बहुत बहुत